व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, हम लोग पढ़ रहे थे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में हमने यहाँ पे ऑर्डिनल और कार्डिनल अप्रोच, दो अप्रोचेस देखी थी, जिसमें कार्डिनल में कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे होता है, किस तरीके से वो बिहेव करता है, ये सब हमने पढ़ा था। आज वहीं से आगे बढ़ाएंगे, चीज़ों को और अच्छे से देखेंगे और चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और चीज़ों को करते हैं समाप्त। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो बच्चों, लॉ ऑफ डीएमयू हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, है ना। अब सर, ये लॉ ऑफ डीएमयू में मेनली किसकी बात करता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। अब जो कार्डिनल अप्रोच हम पढ़ रहे हैं, ये अप्रोच बेसिकली किसकी देन है? मार्शल की। अप्रोच किसकी देन है? मार्शल की, ठीक है। अब मार्शल ने जब ये अप्रोच दी तो इस अप्रोच के अंदर उसने बोला कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो, चाहे आप यूटिल्स की टर्म्स में कर लो, चाहे आप मनी की टर्म्स में कर लो। तो हम यूटिलिटी को किसी भी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, राइट। और फिर हमने पढ़ा क्या? फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, जिसमें इसने कुछ एजम्पशंस लिए। सबसे पहले तो सर कौन कौन से एजम्पशंस लिए? जैसे सबसे पहला एजम्पशन होता है कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब होता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। दूसरा, मॉनेटरी मेजरमेंट। आप यूटिलिटी को मनी की टर्म्स में ही मेजर कर सकते हो। तीसरा, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। आप जो भी चीज कंज्यूम कर रहे हो उसका कंजम्पशन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। उसके बाद रीजनेबल क्वांटिटी। जो क्वांटिटी है बच्चों, क्वांटिटी वो भी रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी, कहीं पे बहुत कम क्वांटिटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस, रेशनल कंज्यूमर, तो ऐसी बहुत सारी एजम्पशंस थी जो हम लेके चलते हैं बच्चों जब हम लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ते हैं, है ना। और लॉ ऑफ डीएमयू ने क्या बोला था कि जैसे जैसे आप किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाओगे, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते चले जाओगे, वैसे वैसे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाएगा। अब देखो, जब सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाएगा तो आप उस चीज के लिए उतना पे करने के लिए रेडी भी नहीं होगे। तो हमने डिमांड में पढ़ा था कि अगर और माल बेचना है तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, है ना। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एक टेबल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉमोडिटी है, कुछ भी ले लो, एप्पल ले लो। एप्पल की यूनिट्स ले लो 1 2 3 4 5, ठीक है। एप्पल की यूनिट्स ले ली हमने 1 2 3 4 5। अब ये है कितने रुपए का? इसका प्राइस ऑफ एप्पल कितना है? प्राइस ऑफ एप्पल है सपोज 5 रुपए। 5 रुपए, चाहे आप 1 यूनिट लो, चाहे आप 2 यूनिट लो, चाहे आप 3 यूनिट लो, एप्पल 5 रुपए का रहने वाला है ना, पर यूनिट। अब इसका जो MU है इन टर्म्स ऑफ मनी, ऐसा बोल देते हैं हम कि जो पैसा आप इसके लिए देने के लिए तैयार हो वो कितना है? लेट सपोज यहाँ पे 10। भाई, जब जब आपके पास इनिशियली आपको कंजम्पशन करना है किसी भी चीज़ का, तो इनिशियली इंसान मार्केट रेट से भी ज़्यादा देने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसके पास वो चीज़ नहीं होती। अब उसके पास एक यूनिट ऑलरेडी है, सेकेंड यूनिट पे वो उतना पे नहीं करना चाहेगा। तो अगली बार मैं बोल देता हूँ MU कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा। ऐसा हमने कर दिया, है ना। तो हम लोग यही तो बोलते हैं कि जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन आप बढ़ाओगे, किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन आप बढ़ाओगे,
अब सपोज प्राइस तो सेम ही है, चाहे आप 1 यूनिट लो, चाहे आप 2 यूनिट लो, चाहे आप 3 यूनिट लो, चाहे आप 4 यूनिट लो, चाहे आप 5 यूनिट लो, है ना। अब अगर मैं प्राइस बोलूँ तो 2, 4, 6, 8, 10। अब मैं बोल रहा हूँ कि चाहे आप 1 यूनिट लो प्राइस 5 ही रहेगा, चाहे आप 2 यूनिट लो, चाहे आप 3 यूनिट लो, चाहे आप 4 यूनिट लो, चाहे आप 5 यूनिट लो, प्राइस तो यही रहने वाला है, प्राइस तो यही रहने वाला है। अब MU देखो, पहले पे तो 10, दूसरे पे 8, तीसरे पे 5, चौथे पे 3 और 5वें पे 1। तो इसको जब आप बनाओगे तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, तुम सीधी सीधी बना लेना यार, तुम्हारे पास प्रॉपर मार्क करने का तरीका होगा, ऐसा बन जाएगा। ये हमारा क्या बन रहा है, MU, राइट। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पे 2 सिचुएशंस बनी। एक सिचुएशन तो ये हो गई जहाँ पे जितना पैसा दिया वो MU के बराबर आ गया। इसी को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं ना लाइको, कि जितना पैसा दिया उसके बराबर हमको सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जस्ट वही पढ़ेंगे। लेकिन वैसे भी अगर आप समझो तो कंज्यूमर लॉ ऑफ DMU के रिस्पेक्ट में भी हम जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन गिरने लगेगा, प्राइस वही है ना। तो एक कंज्यूमर के लिए, सबसे पहले एक कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम हम किसको बोलते हैं? अगर मुझे आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक इसके साथ ही पढ़ाना हो, सपोज मुझे आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक इसके साथ ही पढ़ाना हो, तो 2 शब्दों से ये जुड़ के बना है। एक है कंज्यूमर जो गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन करेगा, एक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता है पोजीशन ऑफ नो चेंज या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट, जिसको हम बदलना नहीं चाहते उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट या पोजीशन ऑफ नो चेंज। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा बच्चों? एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे तब होता है जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, उसको लगे कि मैं जितना पैसा खर्च कर रहा हूं उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए और मैं अब इस सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहता। तो व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन with his limited income and he do not want to change the existing way of expenditure, उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो अब कंज्यूमर के लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब होगा? जहां पे उसको ऐसा लगे कि यार भाई पैसा वसूल हो गया किसी चीज का, जितना पैसा दिया उसके बराबर सेटिस्फैक्शन मिल गया। देखो यहां पे मिल रहा है ना, राइट। अब इसके ऊपर अगर आप देखो, इसके ऊपर तो बेसिकली आप ज्यादा पे करना चाह रहे थे। आप बोल रहे थे मुझे तो इतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन है कि मैं 10 रुपए भी देने के लिए तैयार हूं एप्पल के लिए, 8 रुपए भी देने के लिए तैयार हूं एप्पल के लिए, लेकिन एक्चुअल में कितने देने पड़ रहे हैं? 5। देखो एप्पल जो है रहेगा तो 5 का ही ना, चाहे 1 यूनिट लो, चाहे 2 यूनिट लो, चाहे 3 यूनिट लो, लेकिन आप इसके लिए 10 रुपए, 8 रुपए, 5 रुपए ये भी देने को तैयार हो। तो ये जो एरिया निकल के आया बच्चों, ये वाला एरिया जहां पे जितना आप पे करना चाहते हो वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो एक्चुअली देना पड़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस, यानी कंज्यूमर का फायदा। ठीक है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? कोई सरप्लस नहीं होता, यहाँ पे जितने का है उतना ही आप पे कर रहे हो, तो देयर इज नो एडिशनल सरप्लस, सरप्लस 0 है यहाँ पे, राइट। और अगर हम नीचे चले जाएं, सर अगर हम नीचे चले जाएं यानी है तो 5 रुपए का, लेकिन आप पे करना चाहते हो सिर्फ 3, आप पे करना चाहते हो सिर्फ 1, आपको लगता है यार मुझे सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा यार उससे, तो मैं क्या करूंगा इसको खरीद के, मुझे मजा ही नहीं आ रहा। तो है तो कोई चीज 5 की, प्राइस तो कम होगा नहीं, लेकिन आपका पर्सनल सेटिस्फैक्शन इसमें कुछ नहीं है। तो इस केस में ये वाला जो एरिया बन गया, ये वाला जो एरिया है इसको हम बोल देते हैं लॉसेस। यहाँ पे हमारा नुकसान होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा? नुकसान हो गया। और यहाँ पे बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे, जहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सरप्लस 0 होता है। सरप्लस क्या होता है? 0 होता है।
तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में, पहले स्क्रीनशॉट लो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाना चाहता हूं कि जो कंज्यूमर सरप्लस है वो आपको कैसे निकालना है। कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकलेगा? जो अमाउंट कंज्यूमर विलिंग टू पे है, कंज्यूमर विलिंग टू पे है, माइनस जो एक्चुअली पेड है, इसको हम कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि भाई विलिंग तो वो 10 रुपए भी है, 8 रुपए भी है, लेकिन पे तो करना 5 ही है, तो बाकी जो डिफरेंस है ना वो कंज्यूमर सरप्लस है। स्क्रीनशॉट लो। एक लाइन पढ़ाने के लिए 10 मिनट लग गए। आओ जी सर, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? देखो बोल रहा है कंज्यूमर सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब है जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन या बेनिफिट मिलेगा कंज्यूमर को व्हेन दे आर विलिंग टू पे मोर फॉर अ प्रोडक्ट देन द एक्चुअल प्राइस पेड। वो विलिंग ज्यादा पे करने के लिए थे, लेकिन पे करना पड़ रहा है कम। दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय हमारे फेवरेट मार्शल बेस्ड ऑन लॉ ऑफ DMU। ठीक है, इसका रीजन क्या है? सरप्लस क्यों होता है? क्योंकि प्राइस सेम रहने वाला है, लेकिन जो MU है वो हाई होता है फॉर अर्लियर यूनिट्स, राइट। जो शुरू की यूनिट्स होते हैं उसमें हमेशा सेटिस्फैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्राइस, तो फिर वहां पे एक कंज्यूमर सरप्लस की वैल्यू बन जाती है। ठीक है, अब सर ये हम क्यों पढ़ते हैं या क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये? क्योंकि ये बच्चों बेसिकली वेलफेयर मेजर करने में हेल्प करता है, सरकार को पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है, बिजनेस डिसीजंस बनाने में बिजनेसमैन की हेल्प करता है। देखो गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने में कैसे हेल्प करता है? गवर्नमेंट समझ सकती है कि कंज्यूमर कहाँ पे ज़्यादा डिमांड कर रहा है, कहाँ पे कम डिमांड कर रहा है, उस हिसाब से टैक्सेस की फ्रेमिंग हो सकती है, उस हिसाब से सब्सिडीज दी जा सकती हैं। वहीं पे बिजनेसमैन उसी हिसाब से अपने डिमांड सप्लाई के कॉरस्पॉन्डिंगली प्रोडक्ट डिजाइन कर सकता है, और कंज्यूमर वहाँ पे अपना बेनिफिट एनालिसिस कर सकता है। तो ये बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस की इंपॉर्टेंस हो जाती है। इसका फॉर्मूला अगर देखें तो विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस पेड। डन सर, क्या बात है। एप्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस ये मैंने आपको बता ही दिया, कहाँ कहाँ पे चल सकता है ये। सबसे पहले ये कंज्यूमर का वेलफेयर देखने में हेल्प करता है कि कंज्यूमर कितना बेनिफिट ले रहा है। हाई सरप्लस का मतलब हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये प्राइसिंग डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ये बताएगा कि कहाँ पे कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो आप उस हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे डिसाइड कर सकते हो कि कंज्यूमर अगर ज़्यादा सेटिस्फाइड है तो आप ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हो, क्योंकि ही विल बी विलिंग टू पे मोर, है ना। तो आपके प्राइसिंग डिसीजन में हेल्प करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प करता है कि भैया ऐसी जगह इस प्रोडक्ट में, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इन्वेस्ट करना ठीक होगा या नहीं होगा। उसके साथ प्राइस चेंजेस, इट गाइड्स फर्म्स ऑन पोटेंशियल सेल्स लॉस इफ ऑल्सो प्राइस राइजेस, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो उससे सेल में कितना इम्पैक्ट आएगा, ये भी हम देख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। सरकार को टैक्सेशन देखने में हेल्प करेगा ये, कि कितना टैक्स लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट जो है जहाँ पे हाई कंज्यूमर सरप्लस होता है वहाँ पे देखती है कि भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, यहाँ पे कस्टमर सबसे ज़्यादा पे करने के लिए तैयार है, तो यहाँ पे हम टैक्सेस भी लगा सकते हैं, राइट, क्योंकि वहाँ पे लोगों को ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। लिमिटेशंस क्या है? बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, कोई भी 2-3 याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। जैसे हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब है तो बच्चों एक्चुअल में हाइपोथेटिकली ना, भाई किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ये हाइपोथेटिकली बता रहा है, वो एक्चुअली वो नहीं बता पा रहा। बहुत डिफिकल्ट है मेजर करना, यूटिलिटीज कितनी आ रही हैं, कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। नेसेसरीज इशू बोल रहा है बच्चों, जो इसेंशियल्स होती हैं या जो नेसेसिटीज होती हैं उसमें जो सबसे पहला MU होता है ना वो इनफाइनाइट होता है। मतलब कि भाई जो चीज़ मुझे खानी है, फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए कोई मेडिसिन है जो उसके लिए एसेंशियल है, उसके लिए नेसेसिटी है, उसके बिना वो जी नहीं पाएगा, तो जो उसकी टैबलेट है वो लेके जो उसका सेटिस्फैक्शन है वो इनफाइनाइट है, MU इनफाइनाइट हो जाता है उस केस में। तो सरप्लस भी क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। अब कैसे ध्यान से रखूंगा मैं उसको, संभालूंगा कैसे? ऐसे ही सब्सटीट्यूट इफेक्ट, भाई अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल होगा, एक कॉमोडिटी का सब्सटीट्यूट है तो उसकी डिमांड भी चेंज हो सकती है, एक का सब्सटीट्यूट ही नहीं है तो उसका सरप्लस भी उसी हिसाब से ज़्यादा होगा। तो अल्टीमेटली जिनके सब्सटीट्यूट अवेलेबल होते हैं उनका सरप्लस अलग तरीके से निकलेगा,
ऑल्टर करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। जिनके सब्स्टिट्यूट नहीं है उनका अलग तरीके से रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद प्रेस्टीज गुड अगर हो, प्रेस्टीज का मतलब बेटा जो स्टेटस सिंबल होते हैं, जो लोग अपने स्टेटस के लिए यूज़ करते हैं, भाई लग्जरी गाड़ियाँ हैं, गोल्ड है, डायमंड्स हैं, राइट, तो उस केस में क्या होता है, कोई भी क्लियर यूटिलिटी मेजर नहीं हो पाता। मनी यूटिलिटी चेंजेस, पैसे का लोगों के जो स्पेंडिंग हैबिट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। आप जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो उस हिसाब से फिर स्पेंडिंग हैबिट्स भी चेंज होते हैं। मनी की इंपॉर्टेंस चेंज होती रहती है लोगों के लिए, तो फिर मेजर करना बहुत मुश्किल है। मेजरमेंट चैलेंज, ठीक हो गया बच्चों, डन सर। अब आ रहा है हमारे पास इंडिफरेंस कर्व, लेकिन इंडिफरेंस कर्व तो ऑर्डिनल यूटिलिटी में चला जाएगा। उससे पहले आप हेडिंग डालो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ऑर्डिनल हम अगली क्लास में करेंगे, पहले कार्डिनल में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम निपटा दे मैं सब। कंज्यूमर कौन है? हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। इक्विलिब्रियम क्या है? एक कंज्यूमर के लिए ऐसी सिचुएशन जहां पे वो बोले कि मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी कि कंज्यूमर के लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होना चाहिए विद हिज लिमिटेड इनकम, उसकी जितनी भी इनकम है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली, यानी कॉरस्पॉन्डिंग टू हिज इनकम। And he has no tendency to change existing way of expenditure. No change in existing expenditure. भाई एक कंज्यूमर जब इक्विलिब्रियम पे होगा तो ऑफ कोर्स वो अपना एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करना चाहेगा। वो बोलेगा भाई मैं यहाँ खुश हूँ, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है लिमिटेड इनकम के साथ, तो वो चेंज क्यों करेगा, राइट। अब एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा उसको, इसको पढ़ने के लिए हमें दो अप्रोच दी गई हैं। कितनी अप्रोच दी गई हैं? दो। एक है सिंगल कमोडिटी अप्रोच और एक है टू कमोडिटी अप्रोच। है दोनों बहुत आसान, कुछ नहीं है इनके अंदर, वेरी वेरी सिंपल। लो सर ये सिंगल कमोडिटी और टू कमोडिटी क्या है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब देखो बच्चों, सिंगल कमोडिटी में मार्शल ने बोला कि एक इंसान अपनी सारी इनकम एक कमोडिटी पे खर्च करेगा, और टू कमोडिटी पे क्या बोला कि एक इंडिविजुअल अपनी सारी इनकम दो कमोडिटी पे खर्च करेगा, ज्यादा नहीं लेगा, वो दो ही चीजें ले रहा है अपनी सारी इनकम से, और सिंगल में तो बोला एक ही चीज ले रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक कंज्यूमर के लिए सिंगल कमोडिटी अगर वो अपनी इनकम सारी की सारी एक ही चीज पे लगा रहा है तो उसको मैं क्या बोलूं कि सर वो दो चीजों को कंपेयर करेगा कि कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना है और कमोडिटी का प्राइस कितना है। दो ही चीजों को कंपेयर करेगा कि मैं उस कमोडिटी का कितना पैसा दे रहा हूं और मुझे उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब लेट सपोज उस कमोडिटी का नाम हम एक्स रख देते हैं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बेटा ये होगा कि एक्स कमोडिटी का प्राइस कितना है और उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना है। जहां पे ये दोनों बराबर होंगे, MUX जहां पे PX के बराबर आएगा उसी को हम इक्विलिब्रियम बोल देंगे। जैसे यहाँ पे भी आया था ना, ये देखो यहाँ पे जहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस 0 था तो MUX बराबर PX आ गया था, तो कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे पाया जाता है। सर इक्विलिब्रियम पे क्यों पाया जाता है? क्योंकि उसका जो प्राइस है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है। यहाँ पे वो खुश है, बोल रहा है जितना पैसा दिया उतना सेटिस्फैक्शन मिल गया, पैसा वसूल, मस्त हो गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया, है ना। अब इसमें दो सिचुएशंस बनती हैं बेटा, केस 1 केस 2। अगर MUX ग्रेटर देन PX आ जाए या MUX लेस देन PX आ जाए, फिर क्या होगा, इन सिचुएशंस में क्या होगा। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दो, MUX ग्रेटर देन PX का मतलब है कि उसको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है, उसको X में सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू प्राइस। उसको लग रहा है यार ये तो बढ़िया चीज है, सस्ती लग रही है उसको क्योंकि प्राइस लग रहा है कम,
और सेटिस्फैक्शन लग रहा है ज़्यादा, तो उसको लग रहा है यार ये तो बेस्ट चीज़ है, तो मस्त चीज़ है। यानी कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्राइस। तो इस केस में कंज्यूमर या रेशनल कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा? आपने कोई चीज़ खाने के लिए गए, आप खा के मज़ा आ गया, तुमको लगा यार क्या चीज़ है, मस्त, मज़ा ही आ गया खा के, तो फिर तुम कैसे रिएक्ट करोगे? चलो आगे चलो, कुछ और देखेंगे। तो तुम्हें मज़ा आया ना, तुम कहोगे यार एक और कंज्यूम करके देखता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में कंज्यूमर क्या करता है? हमेशा कंजम्पशन को बढ़ाता है। कंजम्पशन ऑफ एक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेटिस्फैक्शन बहुत तगड़ा मिल रहा है। अब जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाओगे, इससे मिलने वाला जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है, एडिशनल सेटिस्फैक्शन यानी MUX की बात कर रहा हूँ, ये फॉल करने लगेगा। ठीक है ना? अब देखो MUX ज़्यादा था, अब ये फॉल करेगा तो अल्टीमेटली ये यहीं आके रुकेगा जहाँ पे बराबर हो जाएगा ये PX के। कंज्यूमर बोलेगा अब ठीक है यार, पैसा वसूल है, मज़ा आ गया, है ना? ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन ज़्यादा था तो कंजम्पशन ज़्यादा होगा, कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो उससे सेटिस्फैक्शन गिरेगा तो अल्टीमेटली बराबर पे आके रुक जाएगा। कंज्यूमर को आना इक्विलिब्रियम पे ही है, वो वही सिचुएशन ढूंढ रहा है, उसको लगेगा यार ना अब और कंजम्पशन नहीं, बस ठीक है अब कुछ और देखते हैं, है ना? ये है। और अगर ये हो सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या होगा सर? MUX यानी कि जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है उसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा, उसको प्राइस ज़्यादा लग रहा है, इस बार महंगा लग रहा है उसको सामान। सोचो अगर महंगा लग रहा है तो एक कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा? बच्चों अगर महंगा लग रहा है ना तो एक कंज्यूमर कंजम्पशन को कर देगा कम, वो जितने भी यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था उसको कम कर देगा। अब कंजम्पशन कम करने से क्या होगा? उसका जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन होगा वो बढ़ने लगेगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। कंजम्पशन कम करा तो सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगा। सर क्यों बढ़ने लगा सेटिस्फैक्शन? सेटिस्फैक्शन इसलिए बढ़ने लगा बच्चों क्योंकि किसी भी चीज़ को कंज्यूम कम करो, आपके पास कोई चीज़ कम है तो उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, जो चीज़ ज़्यादा होगी ना उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी। जो चीज़ आपके करीब रहती है उसकी वैल्यू नहीं है आपको, जो चीज़ आपसे दूर है आपको लगेगा यार ये चीज़ भी मेरे पास होनी चाहिए, ये चीज़ मेरी होनी चाहिए, बट वो नहीं हो सकती ना। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो आपसे दूर है, इसीलिए आपको सेटिस्फैक्शन भी उसमें ज़्यादा मिल रहा है। जिस दिन वो चीज़ आपके पास आ गई वैल्यू कम हो जाएगी, लॉ ऑफ DMU है। तो कंजम्पशन बढ़ाऊंगा तो सेटिस्फैक्शन गिरता है, कम होगा तो सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगेगा, बढ़ेगा तो अल्टीमेटली कंज्यूमर फिर से क्या सीख कर रहा है? यही वाली सिचुएशन, इक्विलिब्रियम वाली, आना यही है घूम के। ये मेन सिंगल कमोडिटी अप्रोच की कंडीशंस हैं बच्चों, समझे? क्लियर हुआ? बढ़िया सर। अब टू कमोडिटी की क्या कंडीशंस हैं? टू कमोडिटी में बेटा कंज्यूमर एक कमोडिटी नहीं दो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है। अब अगर वो दो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है तो भैया उसको सेटिस्फैक्शन बराबर मिलना चाहिए दोनों में। कंज्यूमर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि अगर उसके पास 10 रुपए हैं, 5 रुपए का उसने एक चॉकलेट ली, 5 रुपए की उसने एक चॉकलेट ली, तो वो हमेशा चाहेगा कि दोनों में बराबर मजा आए। अगर उसको एक में ज्यादा मजा आ रहा था तो फिर वो दूसरी क्यों लेता? दोनों चॉकलेट वही ले लेता, 5-5 वाली दो। लेकिन उसने दो चॉकलेट ली, क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसकी इनकम बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो सेटिस्फैक्शन भी बराबर बराबर आना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं? कंडीशन बनती है MUX अपॉन PX, प्राइस से डिवाइड कर दिया ताकि मनी की टर्म्स में आ जाए, शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY। ठीक है, ये Y कमोडिटी है, ये X कमोडिटी है, दोनों के प्राइस से डिवाइड करके हम उसको मनी की टर्म्स में निकाल रहे हैं MU को। तो दोनों में मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो है वो बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यही हमारे पास टू कमोडिटीज के केस में कंडीशन है। सर अगर ऐसा हुआ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों कि उसको X में सेटिस्फैक्शन ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू Y। उसको लग रहा है कमोडिटी X अच्छी चीज़ है, Y इतनी बढ़िया चीज़ नहीं है, X इज़ अ गुड थिंग, उसको ज़्यादा मज़ा X में आ रहा है। तो फिर वो क्या करेगा? इस केस में बच्चों वो कंजम्पशन ऑफ X बढ़ा देगा। अब देखो इनकम तो लिमिटेड है, कंजम्पशन ऑफ X बढ़ाएगा तो कंजम्पशन ऑफ Y घटाना पड़ेगा, है ना? अब जैसे ही कंजम्पशन ऑफ X बढ़ाएगा तो इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होने लगेगा और इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगेगा, क्योंकि जिस चीज़ का भी कंजम्पशन ज़्यादा करेगा उसका सेटिस्फैक्शन गिरेगा, जिसका कंजम्पशन कम करेगा
उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। अब देखो पहले इधर ज़्यादा था तो इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होने लगेगा और इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगेगा। अल्टीमेटली कहाँ पे आ जाएंगे, एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे, बराबर बराबर पहुंच जाएंगे। पहुंचना उसको यही है बच्चों, कभी भी वो ये नहीं चाहेगा कि एक कमोडिटी में ज़्यादा मजा आए दूसरे में कम। भाई वो पैसे दोनों पे खर्च कर रहा है तो सेटिस्फैक्शन भी दोनों में चाहिए, है ना। और अगर वो इधर ऐसे चले, इस बार ध्यान से देखो क्या हो रहा है, इस बार ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किस में मिल रहा है, वाई में। इस बार बोल रहा है वाई कमोडिटी अच्छी है, तो इस बार वो कंजम्पशन ऑफ वाई बढ़ाएगा, कंजम्पशन ऑफ एक्स कम कर देगा। अब y का कंजम्पशन बढ़ाएगा तो y से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा और x से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो इसका कंजम्पशन बढ़ाएगा तो इसका mu गिरेगा, इसका कम हो जाएगा तो इसका mu बढ़ेगा, ठीक है। और ये कब तक चलेगा, जब तक ये एक ऐसा सिचुएशन नहीं ढूंढ लेता जहाँ पे दोनों बराबर है। घूम के यही आना है उसने, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है डबल कमोडिटी या टू कमोडिटी अप्रोच, जब एक कंज्यूमर दो कमोडिटीज का एक साथ कंजम्पशन करता है, इंडिविजुअली नहीं कर रहा, अलग अलग कर रहा है दो कमोडिटीज का कंजम्पशन। अगर इंडिविजुअली कर रहा है तो फिर वो ये देखेगा कि भैया मेरा MUX PX के बराबर है या नहीं है, अगर है तो इक्विलिब्रियम है, नहीं तो इक्विलिब्रियम भी नहीं है। ये होता है बच्चों हमारा पूरा कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, है ना। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों हम ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। ऑर्डिनल में हम पढ़ेंगे जहाँ पे हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, वहाँ पे हम रैंक करके चलते हैं, राइट। तो वहाँ पे हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच पढ़ते हैं, इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देन हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या हिक्स एंड एलन हिक्सियन एनालिसिस देखेंगे और चैप्टर समाप्त। तो कार्डिनल में 2 क्लासेस लगी, ऑर्डिनल में भी 2 क्लासेस लगेंगी और चैप्टर आपका ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट है और आज आपकी डेट शीट भी आ गई है, तो अब हमें क्विकली करना पड़ेगा। मैं भी पूरा प्रयास करूँगा कि अब आपको डेली लेक्चर्स दूँ, क्योंकि दिस इज़ हाई टाइम, अब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं भी ज़्यादा मेहनत करूँगा, आप भी ज़्यादा मेहनत करो और खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है बेटा, परफेक्ट। तो हमारे पास टाइम लगभग सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, जनवरी, लगभग 4 महीने का समय है जिसमें खूब मेहनत करेंगे, मिलजुल के मेहनत करेंगे एंड आई एश्योर यू कि मैं तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। अब पढ़ाई करने का टाइम है, मेहनत करने का टाइम है। मैं भी 12th 11th के लेक्चर्स थोड़े से कम करके CA फाउंडेशन के लेक्चर्स बढ़ाता हूँ, क्योंकि आप लोग के एग्जाम पहले हो जाएंगे, बोर्ड एग्जाम बाद में होंगे, तो हम मिलजुल के करते हैं। उधर बोर्ड्स अच्छा करवाएंगे बच्चों का, इधर आपका CA फाउंडेशन अच्छा करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, keep glowing and keep smiling.